ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी। एंड जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सेंटेंसेस का मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा विद सॉल्यूशन, है ना। अगर मेरे को लिस्ट प्रोवाइड करना होता तो मैं आपको चैनल में प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन काफी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर उसका समझाने के साथ करो तो ताकि हमारी चीजें दिमाग में फिट हो सके, है ना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में एडेड नहीं हो तो नंबर आपको यहाँ पे या तो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस क्वेश्चन, जिसको कि आपको बारीकी से मैं यहीं पे याद करवा के भेजूंगा। वीडियो खत्म होते होते आपको सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा है, डिफाइन कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? अच्छा, कोरिलेशन चैप्टर की हम बात करें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते याद है आपको, एक्स वाई दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। तो हम क्या देखते हैं, यहां पे कुछ वेरिएबल रहता है, उसके साथ साथ यहां पे भी वेरिएबल रहता है। 11 तो ये 120 देखने को मिलता है कि एक वेरिएबल में चेंज आने के कारण दूसरे भी वेरिएबल में चेंजेस आते हैं, और वही चीज तो है कोरिलेशन। दो वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं, यही पॉइंट है। देखो, इफ देयर आर साइमल्टेनियस, एक साथ चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल, एक साथ चेंजेस, 10 से 11 हुआ तो 100 से 120 है, एक साथ चेंजेस, साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट। हो सकता है कि ये मान के चलते हैं, एक्स को मैंने माना सेल्स, वाई को मैंने माना प्रॉफिट। देखिए, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो साथ साथ में हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन, ये इन लोग के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है। इसमें कुछ चेंज आएगा तो उसके कारण इस पे भी असर पड़ेगा, है ना। देन इट इज सेड दैट देयर इज कोरिलेशन। कब बोलेंगे भाई, जब दो वेरिएबल में साइमल्टेनियस चेंज देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा भाई, दो लोगों में क्यों चेंज देखने को मिल रहा है? क्योंकि इन दोनों में क्या है, कॉज इफेक्ट रिलेशन है। एक पे असर होता है तो दूसरा क्या इफेक्ट दिखा देता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व? नॉर्मल कर्व का क्या शेप होता है? नॉर्मल कर्व का शेप कैसा होता है? बेल शेप्ड कर्व होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में आपने देखा होगा, इस तरीके से कर्व रहता है, बेल शेप कर्व होता है। आगे देखो, अरेंज, बच्चों थोड़ा वीडियो कट हो गया था, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन वापस देखो। देखो ध्यान दो, अरेंज करने बोला, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जीरो, पी ऑफ ए प्लस बी। ये पांचों को हमको क्या करना है, अरेंज करना है। और कौन से ऑर्डर में अरेंज करना? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अच्छा, असेंडिंग का मतलब क्या होता है भाई, पहले छोटा फिर धीरे 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 बड़े वैल्यूज रहेंगे। यहां पे देखो सबसे पहले जीरो लिया है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जीरो सबसे छोटा। देन इंटरसेक्शन के पार्ट्स हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन वैल्यूज हैं उसको लेना है। पी ऑफ ए तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि यहां पे आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी लिया, मतलब ए के खाली कॉमन वैल्यूज ही तो लिए होंगे, है ना। तो जीरो, देन इंटरसेक्शन, फिर ये अकेला पी ऑफ ए है, देन पी ऑफ ए यूनियन बी और पी ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, पी ऑफ ए यूनियन बी पहले क्यों आया, उससे बड़ा कैसे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी हो गया? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो ये छोटा हो गया कि नहीं इस वैल्यू से, है ना। तो पी ऑफ ए यूनियन बी ये वैल्यू से छोटा होता है। चलिए मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, पहले जीरो, फिर पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर पी ऑफ ए, फिर पी ऑफ ए यूनियन बी, देन लास्ट में आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। याद रहेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन का लास्ट, मतलब अभी के लिए लास्ट। देखिए क्या लिखा, स्टेट द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इसको मार्क करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है उसमें मीन और वेरिएंस का क्या रिलेशन रहता है? एक सिंपल सा रिलेशन रहता है, मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा रहेगा, मीन का वैल्यू हमेशा वेरिएंस से बड़ा रहेगा। देखिए, द वैल्यू ऑफ मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस। मीन को हम एनपी से डिनोट करते हैं, वेरिएंस को हम एनपीक्यू से डिनोट करते हैं। देखिए, एनपी इज ग्रेटर देन एनपीक्यू। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। लिखा है व्हाट इज मार्जिनल। अच्छा, मार्जिन, मार्जिन वर्ड याद रखना, मार्जिन। अभी देखो क्या बोला है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मान लो, देखो मैं पहले एग्जांपल देता हूं, 10 यूनिट, यहां मार्कर चेंज करता हूं, मैं अभी तक 10 यूनिट सामान
बेच रहा था तो उससे मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, 11 यूनिट सामान बेचना शुरू किया तो मेरे को 105 रुपए का रेवेन्यू हुआ। देखो 10 यूनिट पे कितना हो रहा था 100, 11 यूनिट पे कितना हो गया 105। एक यूनिट में चेंज आने के कारण देखो रेवेन्यू में 5 रुपए का चेंज आया कि नहीं। तो ये जो यूनिट में चेंज आने के कारण जो रेवेन्यू में चेंज होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। देखो द चेंज इन रेवेन्यू, देखो चेंज हुआ है कि नहीं रेवेन्यू में, द चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू स्मॉल चेंज इन डिमांड, डिमांड में छोटा चेंज आने के कारण जो चेंज हमको रेवेन्यू में देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब 5 ये जो दिख रहा है ना आपको वो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब जो गैप आया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 1/4। यहां पे क्वेश्चन आपको अलग भी तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना मैं कंडीशन बता देता हूं। अगर P का वैल्यू 1/2 से कम है, P का वैल्यू 1/2 से कम है तो उसको हम कौन सा टाइप का स्क्यूनेस बोलते हैं, पॉजिटिव टाइप का। और P का वैल्यू 1/2 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे कैसा टाइप का, नेगेटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। ध्यान में रख लेना इस चीज का। अच्छा अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 1/4। अब भाई इतना बुद्धि चलाना पड़ेगा कि 1/4 जो है 1/2 से छोटा होता है। ना समझ में आया ना तो 1/2 को डिवाइड दोगे ना 0.5 आएगा, और 1/4 को डिवाइड दोगे 0.25 आएगा। बताओ ये 0.5 से ये वाला वैल्यू छोटा है कि नहीं, है ना। तो सिंस द वैल्यू ऑफ P इज स्मॉलर देन 1/2, भाई P का वैल्यू 1/2 से छोटा है, इसलिए द स्क्यूनेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिव। इस कारण से स्क्यूनेस कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, विच स्टैटिस्टिशियन यूज द टर्म रिग्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। रिग्रेशन वर्ड को यूज सबसे पहले किसने किया था, नाम याद करो ना, सर फ्रांसिस गैल्टन, सर फ्रांसिस गैल्टन, है ना। ओके बढ़ेंगे आगे, व्हाट इज द टाइम सीरीज, टाइम सीरीज। अच्छा चैप्टर नंबर 4 आ गया। टाइम सीरीज क्या होता है भाई, टाइम सीरीज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमको बहुत सारा बर्डन बना के रख दिया गया कि टाइम सीरीज तो बहुत डेंजर वाला कॉन्सेप्ट। नहीं भाई, द डेटा कलेक्टेड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम। डेटा को कलेक्ट करो और उसके टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करो। पहले वाले को 1 2 3 4 5 याद है, T 1 2 3 4 ऐसा 2010 2011 2012। तो डेटा को कलेक्ट करके उसको टाइम के हिसाब से अरेंज करना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज बोलते हैं। इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। भाई कोई भी क्वेश्चन को मिस करने की गलती मत करना। मैं 50 to 60 इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस दूंगा, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज मैं 30 क्वेश्चन दूंगा और 30 क्वेश्चन को पूरा लिख के रट मारना एकदम, है ना, पूरा दिमाग में फिट कर लेना सारी चीजों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है, गिव द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। भाई वो कौन से वैल्यूज जो कांस्टेंट वाले रहते हैं, वो नॉर्मल वेरिएबल याद है आपको कैसा रहता था, 1 यहां पे क्या रहता था, डेल्टा, है ना, और रूट के अंदर 2 पाई, ऐसा करके याद है आपको। इसी तरीके से रहता था ना, सिग्मा रूट 2 पाई, देन यहां पे आता था इनटू ई का पावर -1/2, देन ब्रैकेट के अंदर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। यही है ना, देख लो एक बार नजर घुमा लो, एक बार नजर घुमाओ भाई, यही चीज था 1/सिग्मा फिर रूट 2 पाई। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा लिखता है, स्टेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। तो ये आपको लिखना पड़ेगा आंसर, 1/सिग्मा रूट 2 पाई इंटू ई का पावर -1/2, देन ब्रैकेट चालू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और होल स्क्वायर। क्लियर, ओके। तो इसके अंदर है ना ये और ये दोनों कांस्टेंट्स होते हैं, है ना, कांस्टेंट्स होते हैं। तो वो दोनों कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, ये देखो, ये रहा, और ई का वैल्यू 2.7183, है ना। पाई का वैल्यू तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 22/7 होता है ना, 3.1416 होता है। देन ई का वैल्यू ये होता है। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू याद कर लो, क्योंकि देखो, गिव द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। आपको लिखना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा। उससे भी पहले ये भी याद कर लेना, क्योंकि इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा पता है, लिखेगा स्टेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू पूछे तो ये लिख देना। व्हाट इज इंडेक्स नंबर, सर इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर याद करो, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, P1/P0 × 100।
है ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100। भाई करंट ईयर को हम बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, उसका जो परसेंटेज वैल्यू चेंज आता है इंटू 100 बोले तो परसेंटेज में जो चेंज आता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। देखो द परसेंटेज चेंज in the values of a variable of any item for the current year compared to its base year, current years compared to its base year is called index number। जो भी परसेंटेज चेंज आ रहा है किसी भी आइटम का हो सकता है, व्हीट का हो सकता है, राइस का, किसी भी आइटम का हो सकता है, जो उसका परसेंटेज चेंज आ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम का, प्रीवियस ईयर का जो कंपेयर करके जो भी वैल्यू आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। सर व्हाट इज बेस ईयर, बेस ईयर क्या होता है, फिर से मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। ये जो P0 है ना, P0 जैसे करंट ईयर के वैल्यूज को मैं किसके साथ कंपेयर करता हूं, प्रीवियस कोई ईयर के साथ कंपेयर करता हूं, तो यही जो ईयर को मैं अपन कंसिडर करते हैं इसी को बोलते हैं बेस ईयर। देखिए व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम इज कंपेयर्ड, यहां पे लाइन खींच देता हूं, देखिए when the price of an item is compared with the price of past year, compared with the price of the past year, comma then that specific year या that specific period is known as बेस ईयर। और देखो अभी के प्राइस को हम किसी भी एक स्पेसिफिक ईयर के साथ कंपेयर करते हैं और वही स्पेसिफिक ईयर को हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, चलिए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है, राइट द एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। याद है मैंने सेक्शन सी जब स्टैटिस्टिक्स का करवाता, सॉरी जब थियरी के मैं क्वेश्चंस करवा रहा था तो उसमें मैं एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज मैंने समझाया था, है ना। देखो एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज कैसा काम करता है, 4 कंपोनेंट होते हैं, है ना, 4 कंपोनेंट। एक देखिए लॉन्ग टर्म एंड इरेगुलर कंपोनेंट, ये इसका नाम रहता है, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट, रैंडम कंपोनेंट। ये 4 कंपोनेंट को जोड़ के बनता है हमारा एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, T ऑफ टी, S ऑफ टी, C ऑफ टी, R ऑफ टी, है ना। याद रखिएगा जहां पे ये क्या है, लॉन्ग रन ट्रेंड एंड दूसरा इरेगुलर ट्रेंड। ये क्या है, सीजनल कंपोनेंट है, ये क्या है, साइक्लिकल कंपोनेंट है, और ये कौन सा है, रैंडम कंपोनेंट है। ओके बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन का मतलब म्यू का वैल्यू दिया है 13.25। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 13.25 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे तो सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, है ना। म्यू का वैल्यू दिया 13.25 एंड सिग्मा का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया, और यहां पे लिख दिया एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टाइल। देखते हैं भाई, थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q3 का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, है ना। यहीं पे Q1 बोला होता ना, तो Q1 का क्या फॉर्मूला, जब म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दिया रहता है तो मैं म्यू माइनस 0.675 सिग्मा करके मैं Q1 निकाल सकता था। तो यहां आपसे Q1 भी पूछ सकता था, फर्स्ट क्वार्टाइल भी पूछ सकता था, हमसे Q3 पूछा, कोई बात नहीं, Q3 निकाल के दे देते हैं। म्यू का वैल्यू कितना है 13.25 प्लस 0.675 सिग्मा कितना है भाई हमारा 10। ओके 13.25 और इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 6.75, मतलब हमारा 13 प्लस 6 9, और इसको करोगे तो 20। हमारा Q3 कितना आ गया भाई 20 आएगा, है ना। एकदम लॉजिकल रह के दिमाग को काम कराना। Q3 का फॉर्मूला ये होता है, Q1 पूछा होता तो यहां पे माइनस आ जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है सर, डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट अपने तरफ से देती है, जैसे सैलरी में हाइक करती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, एक्सेप्ट सैलरी। क्यों दिया जाता है, ताकि भाई ये जो महंगाई वगैरह आ रहा है उससे आप लोग क्या कर सको, कोप अप कर सको। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस, ये मेन इसका मुद्दा क्या होता है ना, कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना उसको मेंटेन कर सको, इसलिए आपको हर साल सैलरी हाइक करके मिलता है, उस पर बेनिफिट भी मिलता है। देखो तो कौन सा इंडेक्स नंबर यूज होता है रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस फिट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग रहने सहने का खर्चा, वो इंडेक्स नंबर हमारा यूज होगा डियरनेस अलाउंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका तो एक फॉर्मूला था पूरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, याद कीजिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू में
100। मैंने इसका क्वेश्चन भी आपको सेक्शन सी का जब मैं मार्वल सॉल्यूशन करा रहा था ना, तो ये क्वेश्चन भी करवाया हूं आपको, है ना। क्वेश्चन वैल्यूज दिए रहते हैं, उसके थ्रू आपको सॉल्व करना रहता है। देखिए कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा इंडेक्स नंबर यूज होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का मेथड यूज किया जाता है ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता करने के लिए। ठीक है, हमारे 15 क्वेश्चन हो गए, 15 और क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हल्के में मत लेना, है ना। चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखो आंसर छोटे छोटे हैं ना, लेकिन बहुत भयानक भयानक है। याद नहीं रहा ना तो यही चीज आपके मार्क्स कटवा देंगे भाई। और जितने भी चीजें ऐसे करवा रहा हूं ना, वो सिर्फ आपके वन सेंटेंस में नहीं, एमसीक्यूज में भी जरूरत पड़ेंगे, तो ध्यान से एकदम लॉजिकल रह के देखो। क्या लिखा, स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसा होता है, रिग्रेशन चैप्टर में आपको ये मॉडल देखने को मिला होगा। y इज इक्वल टू, पता है आप a प्लस बी एक्स लिखते हैं, बस उसी को लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, जिसमें a जो होता है वेर a एंड बी, ए और बी जो गिवन है ना, वो हमारा कौन सा वैल्यू रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहता है ना। और यू जो होता है, यू किसको डिनोट करता है, एरर को डिनोट करता है। ध्यान में रखना, आप ये चीज ऐड भी कर सकते हो। ये है हमारा रिग्रेशन मॉडल वेयर ए एंड बी इज कांस्टेंट एंड यू डिनोटेड एज एरर। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। स्क्यूनेस कहां है नॉर्मल वेरिएबल का, जीरो। जीरो सिंपल। व्हाट इज द स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो। बस बात खत्म। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई, जैसे देखो ये एक मैं कोई भी चीज बनाया है ना, सिमेट्रिक का मतलब ये मान लो एक लाइन है, यहां से सेम इतना गैप यहां है और यहां से सेम है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। तो नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहा है ना, ऐसा z इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट से है ना, लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होता है। इधर से लेफ्ट चले जाओ उतना ही डिस्टेंस, इधर से राइट चले जाओ सेम डिस्टेंस। तो कहां से सिमेट्रिक होता है, नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड्स के लिए सिमेट्रिक कौन सा लेवल पे रहता है, z इज इक्वल टू 0। वो कौन सा प्लेस ऐसा है जहां से भाई दोनों तरफ का एरिया सेम छूटे, है ना। फॉर विच वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक ऑन बोथ द साइड्स, मैं बोलूंगा ये वैल्यू z इज इक्वल टू 0। यहां से ये एरिया भी पूरा वही है, ये एरिया भी पूरा, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, फाइंड dy अपॉन dx। डेरिवेटिव निकालने बोल रहा है, डेरिवेटिव निकालो। किसका डेरिवेटिव, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू a का पावर n। देख लेते हैं भाई, a इज, जहां पे क्वेश्चन में क्या बता दिया, a क्या है, कांस्टेंट। हम तो सीखे हैं भाई, कोई भी कांस्टेंट 10 होगा उसका भी डेरिवेटिव 0 ही होगा, 11 होगा उसका भी डेरिवेटिव, जो भी वैल्यू आ जाए, जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं ना उसके डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो यहां पे भी इसका भी डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, है ना। चलिए हमने 19 क्वेश्चन सक्सेसफुली एकदम आपके दिमाग में फिट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम 20 क्वेश्चन के साथ। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखो क्या लिखा है, स्टेट द मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। याद करो टाइम सीरीज चैप्टर, टाइम सीरीज चैप्टर में हम क्या निकालते हैं, ट्रेंड ही तो निकालते हैं, ट्रेंड पता करते हैं। तो बोल रहा है कि कितने मेथड्स हैं ट्रेंड पता करने के लिए, है ना। मैं बोलूंगा ग्राफिकल मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड, मूविंग एवरेज मेथड। ग्राफिकल मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड। वो चैप्टर याद करो ना, चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर को मैंने बोला था स्किप मत करना, ना ही स्मॉल क्वेश्चन स्किप करना, ना ही बड़े क्वेश्चन को स्किप करना। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज इवेंट। अच्छा इवेंट क्या होता है सर, अच्छा मान लीजिए मैं हेड और टेल ऐसा उछाला, है ना, ये टोटल मेरा सैंपल स्पेस बनता है ना। फिर मैं आपको बोलता हूं कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलते हो कि लेट द इवेंट ए इज कंसिडर्ड ऑफ गेटिंग हेड इवेंट, है ना। तो देखो क्या, एनी सबसेट मतलब इसका पार्ट, है ना, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, कोई एक्सपेरिमेंट किया हमने, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, तो इसका कुछ ना कुछ तो सैंपल स्पेस आया होगा। अब वो सैंपल स्पेस मतलब होता है टोटल आउटकम्स। वो टोटल आउटकम्स में से जो उनका सबसेट्स होते हैं ना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी सी डी, याद कीजिए हम इसी तरीके से डिनोट करते थे। वेट क्या होता है सर, वेट ये तो आपको उसमें भी दिखने मिला होगा गुडविल चैप्टर में, है ना। वेट IW 1 2 3, importance given to the item in the construction of index number, the importance is given to the items is called
वेट। जो भी इंपॉर्टेंस आप देते हो 1 2 3 4 5 6 जैसा भी आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपने आइटम को, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेट। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर निकालते टाइम पे, इंडेक्स नंबर हम फाइंड करते टाइम पे जो भी हम इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं अवेलेबल आइटम्स को, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेट। नेक्स्ट दिया, नेम द इंपॉर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में कौन से बेसिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। याद कीजिए, आपको मैंने बताया था आईएफ, फीसर्स को आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता था। क्यों बोला जाता है आइडियल इंडेक्स नंबर भाई, क्योंकि ये दोनों टेस्ट वो ऐसा क्वालिफाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट भी और दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। याद रखिएगा, इंडेक्स नंबर में दो इंपॉर्टेंट बेसिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। कौन से, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ओके सो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन क्या लिखा है, डिफाइन इंटरवल। इंटरवल क्या होता है भाई, उसको एक्सप्लेन करके दो। इंटरवल क्या होता है समझो। देखो यहां पे एक वैल्यू दिया है और बोला कि यहां तक, जैसे 5 to 10, क्या बोल रहा है, 5 to 10, 5 और 10 के बीच वाली वैल्यूज की बात कर रहा है ना। इसके बीच में 6 7 8 9 है ना, तो यही तो है इंटरवल। इंटरवल जो गैप्स हैं, देखो अ सेट ऑफ रियल नंबर, अ सेट ऑफ रियल नंबर, इसके बीच में जो रियल नंबर्स हैं, बिटवीन एनी टू रियल नंबर, बिटवीन एनी टू रियल नंबर, अ सेट ऑफ, देखो एक सेट, पूरा रियल नंबर का सेट है ना, बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज एन इंटरवल। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं 5 से 10 के बीच का वैल्यू, तो 6 7 8 9, अ सेट ऑफ रियल नंबर 6 7 8 9 है ना, अ सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज एन इंटरवल। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या दिया, व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम। अच्छा, स्कैटर डायग्राम मेथड वो थियरी में अपन ने पढ़ा था ना, स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड तो बहुत मस्त था। ये हमको क्या बता देता था, नेचर ऑफ कोरिलेशन बता देता था, नेचर ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन चैप्टर का है भाई, कोरिलेशन का नेचर बोले तो कोरिलेशन का नेचर बता देता था, पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है ना, ये एकदम बहुत अच्छी तरीके से बताता था। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या पता है, नेगेटिव पॉइंट क्या है इसके लिए, इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशन। एग्जैक्ट नहीं बताता, सिर्फ तुमको नेचर बता देगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या है ना। एग्जैक्ट के लिए याद कीजिए, कार्ल पियर्सन मेथड, वैल्यू निकालते थे 0.92 0.98 है ना। तो ये है ना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशन नहीं बताता है दोनों वेरिएबल का, है ना। आगे बढ़ेंगे, डिफाइन डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ ए। इसको कैसे तुम डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे। देखो इफ ए, ये दो चीज के बारे में, डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ ए, तो तुम इसको कैसे बताओगे समझो। इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या मतलब, रियल नंबर का मतलब होता है कोई भी माइनस वैल्यू या प्लस वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है, उसको हम रियल नंबर बोल रहे हैं। देखो ना, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ए कोई भी वैल्यू हो सकता है, एंड डेल्टा इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, वो नेगेटिव में नहीं होगा। 0.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.02 हो सकता है, 0.4 हो सकता है। तुम वो चैप्टर में जाना, लिमिट चैप्टर में जाओगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि कभी भी ये जो डेल्टा है ना, वो डेल्टा का वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। लेकिन ए का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, इफ a belongs to real number and delta is non-negative real number, delta is non-negative real number, then the open interval, यही तो है इंटरवल, है ना, नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड। तो a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ ए। ध्यान दे लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, ये दोनों के बीच के गैप को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ ए। ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। What percentage of area is covered under the normal curve within the range of mu minus 2 delta, mu minus 2 sigma। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का है, याद करो। ऐसा क्वेश्चन आता था कि mu माइनस सिग्मा और mu प्लस सिग्मा, इसके बीच में कितना परसेंटेज एरिया कवर है, या तो mu माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, उसके बीच में कितना एरिया कवर है, म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा, उसके बीच में कितना वैल्यू कवर है। तो भाई मैं एक बता तो जरूर रहा हूं, लेकिन आपको बाकी सारे कवर करने पड़ेंगे कि इनके बीच में कितने एरिया कवर होते हैं। एमसीक्यू और वन सेंटेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में 94.45% एरिया कवर होता है।
ध्यान दे लीजिएगा, लेकिन आपको ये भी कवर करना है। जाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में, आपको मिल जाएगा, या तो जाओ यार कहीं पे आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे, है ना। 27 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और आज अवेलेबल होगा, बाकी दूसरे वीडियो में अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए सर बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, भाई एक्सपेरिमेंट, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसा देखो मैं एक कॉइन उछाल रहा हूं, टॉस कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, है ना। ये मैं क्या किया, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन। मेरे को सब पता, आउटकम मतलब क्या आने वाला है, कितनी पॉसिबिलिटीज है आने की, क्या आने की पॉसिबिलिटी मुझे पता है। हेड भी आएगा, टेल भी आएगा, हेड या टेल, हेड या टेल। देखो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन, बट विच ऑफ द आउटकम विल अपीयर, लेकिन कौन सा आएगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड सर्टेनली। मैं उसको फिक्स तरीके से पहले से क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं। बिफोर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई, कि जैसे मैं एक कॉइन उछाला, तो ये मैंने क्या किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मेरे को सारे आउटकम्स पता है कि क्या क्या आने वाले हैं। जैसे मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, मेरे को ये पता है 1 2 3 4 5 6, मेरे को सारे पॉसिबिलिटी पता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ये सारी चीजें। बट विच ऑफ द आउटकम्स, लेकिन कौन सा आने वाला है, क्या पता 1 आ जाए, क्या पता 2 आ जाए। विच ऑफ द आउटकम्स विल अपीयर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर एक्सपेरिमेंट। बिफोर एक्सपेरिमेंट में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है एकदम फिक्स तरीके से मैं नहीं बता सकता हूं। नेक्स्ट क्या बोला, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है सर, बर्नौली ट्रायल्स का मतलब होता है जिसके 2 रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स। मैं आपसे पूछा कि भाई आपको पढ़ाई अच्छा लगता है, यस या नो, बर्नौली ट्रायल्स यस नो, है ना। हेड टेल, बर्नौली, ऐसे कोई भी चीज जिसके कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 2 रिजल्ट हो सकते हैं, सक्सेस या फेलियर, है ना। देखो तो उसका रिलेशन कैसा होता है, सक्सेस हो तो P + Q = क्या हो जाता है, 1। इसका रिलेशन कुछ ऐसा शो होता है। आगे बढ़ेंगे, विच इज द एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा एवरेज किसको माना जाता है इंडेक्स नंबर के लिए, तो वेटेड मीन को। ये सबसे अच्छा मीन मतलब एवरेज ही होता है ना भाई, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। तो सबसे अच्छा एवरेज, ध्यान रखना, कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट एवरेज कंसिडर किया जाता है, कौन सा मीन, वेटेड मीन, है ना। याद रखेंगे, ये आपको 30 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक है। आप अच्छी तरीके से एकदम तैयारी कर लीजिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अगला 30 क्वेश्चन मैं अवेलेबल करा दूंगा। ये 60 क्वेश्चन के बाहर में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा 1 सेंटेंस के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है ना। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सब लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। जो भी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं। वैसे तो लास्ट का टाइम है तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी काफी चीजों में उलझा हुआ, मेरे भी ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, मेरे भी और भी कई सारे काम है ना। तो वो सारी चीजों में उलझ गया हूं मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिर भी वो मैं प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि काफी बच्चे मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनके ट्रस्ट को बिल्ड बनाए रखूं, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।